हेलो एवरीवन। अपन ने लास्ट क्लासेज में पोलो प्लॉट्स के बारे में पढ़ा, पोलो प्लॉट्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्विस्ट प्लॉट के बारे में। न्यूक्विस्ट प्लॉट कैसे प्लॉट करते हैं मैंने ये आपको बता रखा है। न्यूक्विस्ट प्लॉट को इसके बारे में अपन स्टेबिलिटी जनरली अपन न्यूक्विस्ट प्लॉट को पढ़ क्यों रहे कि नंबर ऑफ पोल्स जो राइट हैंड साइड में है वो कितने हैं जो आपकी अनस्टेबल बना रहे हैं सिस्टम को, उसके बारे में। तो इसको अपन स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पढ़ रहे हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कि सिस्टम स्टेबल है तो कितने पोल्स या जीरोज की वजह से, पोल्स की वजह से अनस्टेबल है। फॉर एग्जांपल मैं कोई आपके पास में एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन s प्लस z1 डिवाइडेड बाय s प्लस p1 इंटू s। ये मैंने आपके पास में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। जब भी मैं कुछ भी नहीं लिखूँ तो आपको ये हमेशा मान के चलना है कि आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और आपका है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं दिया हो तो आपको ये अजम्पशन मानना ही है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। यदि यहाँ से मेरे को तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके GH के बराबर। यहाँ से यदि मेरे को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS निकालना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो मैं कैसे निकालूंगा? GH अपॉन 1 प्लस GS HS आपके यहाँ पे कितना है? 1 है। यदि मैं GS की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो आपकी क्या आ जाएगी? S प्लस Z1 डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S प्लस Z1 डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस। इसको यदि मैं आगे और सॉल्व कर दूँ तो S डिनोमिनेटर वाली टर्म दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो S प्लस Z1 इज इक्वल टू ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया S इंटू S प्लस P1 प्लस S प्लस Z1। ये आपके पास में दो चीजें आ गई। अब यदि मैं इसको, आपने राउथ थ्योरम में एक पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको आप क्या लिखते हैं 1 अपॉन GH/HS। यदि मेरा HS में यूनिटी फीडबैक लूंगा तो 1 प्लस GH/HS। इसका मतलब इस वाली टर्म जो आपकी डिनोमिनेटर की टर्म है इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। और यहाँ से आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? ये वाली है। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो आपके पास में क्या आ जाएगी? S इंटू S प्लस P1 प्लस S प्लस Z1 डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस P1। ये वाला मैं लिख सकता हूँ आसानी से। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो जीरोज है वो आपके ओपन लूप पोल्स के, सॉरी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल के बराबर है। यहाँ तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरो बोल दूँ या फिर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स बोल दूँ, दोनों बात एक ही है। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जीरो जो पहला पॉइंट में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is same as poles of closed loop ट्रांसफर फंक्शन। ये बात मैं लिख सकता हूँ आसानी से। तो यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जीरोज है इनकी स्टेबिलिटी इनके थ्रू यदि फाइंड आउट कर दूँ कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के जीरो कितने राइट साइड है, तो ऑलरेडी मैं इस सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर दूंगा। दूसरा मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? दूसरा क्या लिख सकता हूँ? पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेम एज पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन।
आप यहाँ से देख सकते हो कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स आ रहे हैं, इसको आप कोई भी एक फंक्शन भी दे सकते हो, एफ एस बराबर कोई फंक्शन लिख के भी सॉल्व कर, इसके सेम पोल्स बराबर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स यहाँ से आ जाएंगे। तो स्टेबल सिस्टम होने के लिए, स्टेबल होने के लिए सिस्टम के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर स्टेबल सिस्टम, कंडीशन फॉर स्टेबल सिस्टम, कंडीशन फॉर स्टेबल सिस्टम, कंडीशन फॉर स्टेबल सिस्टम क्या होना चाहिए? और जीरो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GHHS और जीरो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन must be lying in left side of S plane। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे जीरो एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। इसका मतलब है जीरो ऑफ सी का मतलब क्या हो जाएगा? पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से आपका सिस्टम स्टेबल की कंडीशन आ जाएगी। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में अपन एन सर्कलमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक एन क्लोजमेंट, दो चीज़ें आपके पास में आएगी और उससे बना के पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे प्लॉट बना के। तो दो पॉइंटों को आप सबसे पहले समझ लो, एक होता है एन सर्कल और दूसरा होता है एन क्लोज। जब आप न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हो तो ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए। मैं आपके पास में दो बना रहा हूं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, दूसरे में आप यहाँ पे खड़े हो, तीसरे में आप वापिस अंदर खड़े हो, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आपकी है वो एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन आपकी कोई भी हो, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन दे रखी है आपको। वैसे मैं आपको एन क्लोज के लिए भी वही चीजें बता रहा हूँ। ये दो चीजें दे रखी है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप यहाँ खड़े हैं, दोनों में ही सर्किल के अंदर खड़े हैं। तो एन क्लोज और एन सर्किल का क्या मतलब है मैं भी आपको बता दूंगा। एन सर्किल का मतलब होता है, एन सर्किल का आपके पास मतलब है आप उस सर्किल के अंदर हो, उस सर्किल की डायरेक्शन किसी भी साइड हो, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसमें और इसमें यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आप सर्किल के अंदर हो, इसका मतलब आप एन सर्कल्ड हो, आप एन सर्कल्ड हो, यू आर एन सर्कल्ड, यू आर एन सर्कल्ड। आप सर्कल के अंदर हो, सर्कल के अंदर हो, एन सर्कल्ड। और इस वाले पॉइंट में आ जाएंगे नॉट एन सर्कल। यू की जगह आप ये कोई पॉइंट भी मान सकते हो। तो इस पॉइंट को ये एन सर्कल नहीं कर रहा है सिस्टम, और इन वाले दोनों पॉइंट को सिस्टम एन सर्कल कर रहा है। इसका मतलब एन सर्कल के केस में आपको डायरेक्शन ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, आप उस सर्कल के इनसाइड हो या बाहर की तरफ हो, वही दोनों देखना है। दूसरा आपका आता है एन क्लोज। दोनों केस में आप देखो एन क्लोज का जो एरिया होगा वो अलग अलग होगा। यदि मैं पहला केस ले लूँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरी क्लॉकवाइज में है। तो इसमें आपका यदि पॉइंट या आप ये पॉइंट मान लो या आप खुद को मान लो, यदि उस डायरेक्शन के राइट साइड में हो
यदि उस डायरेक्शन के राइट साइड में हो तो आप उससे एनक्लोज्ड हो रहे हो। जैसे ये वाला मैं पार्ट लूँ और इसकी यदि डायरेक्शन देखूँ तो इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है वो सर्कल के बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो जो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो इससे एनक्लोज्ड होगा, और अंदर वाला है मतलब आप नॉट एनक्लोज्ड। तो आप लिख सकते हो यू आर नॉट एनक्लोज्ड। वैसे ही दूसरे वाले केस में राइट साइड में यदि मैं क्लॉकवाइज में जाऊं तो राइट साइड वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला पूरा। इसका मतलब यू आर एनक्लोज्ड, यू आर एनक्लोज्ड बाय सिस्टम। तो एनक्लोज्ड के केस में आप सिस्टम पे डिपेंडेंट होंगे डायरेक्शन पे सिस्टम की, और एन सर्कल में आप सिस्टम की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। ये अपन जब नेक्स्ट क्लास में न्यूक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊंगा, वहाँ पे अपन एक और टर्म पढ़ेंगे, मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, मैपिंग क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे, और उसके बाद में अपन 2-3 एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का फॉर्मूला आया था एनक्लोजमेंट सर्कल वाला, और वहाँ से अपन सॉल्व करेंगे कि सिस्टम स्टेबल है या नॉट अनस्टेबल है। यदि अनस्टेबल है तो कितने नंबर ऑफ पोल्स क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के राइट हैंड हाफ में है स्प्लेन के। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।